बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। क्लास नाइन्थ। आज हम मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और सेक्शन ए में हमारे पास यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 2 मार्क्स वाले हैं, सेक्शन सी में 4 मार्क्स वाले और सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनो। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। इन सब को समझने से पहले आइए हम एक बार नंबरों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर्स क्या होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर में आप किन नंबर्स को, ये नेचुरल नंबर में का सब क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5। इनको हम एन से डिनोट करते हैं और इनको हम प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में कहते हैं। उसके बाद अगर हम इनमें जीरो ऐड कर दें तो ये 0 1 2 3 4 5 ये बन जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये होल नंबर। इन्हें हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, पूर्ण संख्याएं। अब आपको क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। अब आपको जीरो ऐड कर दिया तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी, और जीरो नहीं ऐड है तो ये प्राकृतिक रहेंगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यह आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास पूर्णांक। क्या होते हैं ये पूर्णांक। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं और इनको जेड से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। इसमें माइनस वाली, प्लस वाली, ठीक है, जीरो, ये सब संख्याएं इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। ये सब पूर्णांक हैं, ठीक। उसके बाद पूर्णांकों के बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। क्या आता है वो, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हम क्यू से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या आएंगी, बटे वाली आ जाएंगी, माइनस वाली आ जाएंगी, बिना माइनस वाली आ जाएंगी, जीरो, सब तरह के फ्रैक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको हम, परिमेय संख्याएं। और इसी के साथ कुछ होते हैं इरेशनल नंबर्स। कौन से होते हैं वो, इरेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। ये आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। इसमें भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। क्या, अपरिमेय संख्याएं। इसी पेपर में सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर। और वो कौन सी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, ऐसे फ्रैक्शन जो ना तो भाग करते हुए रुकते हों और ना ही रिपीट होते हों, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में दी हूं तो सपोज कीजिए ये दिया है, ये अपरिमेय नहीं है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये अपरिमेय है, ठीक है। क्या है ये, अपरिमेय संख्याएं हैं। पीछे डैश डैश लगा है, डैश डैश ये शो करता है कि इसमें कोई भी अंक एक रिपीट हो रहा है। लास्ट के एक हो सकते हैं, लास्ट के दो हो सकते हैं। जैसे 0.573 इनके ऊपर बार लगा दिया और रिपीटेडली, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटेडली है, ठीक है। और ये रिपीटेडली है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। ये ध्यान रखना, ये परिमेय संख्या है 0.573, क्योंकि ये रिपीटेड है। ये नॉन रिपीटेड है, रुक तो नहीं रहा है पर नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जैसे 0.01 0 0 1 0 0 0 0 1। अभी देखिए वन तो आ रहा है, यहाँ एक बार आया, यहाँ दो जीरोज आ गई, यहाँ तीन आ गई, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या। और लास्ट में आती है रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब आपने ध्यान क्या करना है, इसको अगर मैं किसी ग्राफ से समझाना चाहूँ, किसी रे डायग्राम से, तो ये देखिए पहले सर्कल नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद
अगर हम अगला सर्कल बनाना चाहें, होल नंबर के बाद क्या आएंगे हमारे पास, इंटीजर्स। क्या आ जाएंगे ये, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद हमारे पास क्या आएंगी, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। और फिर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सभी आ गए, ये ध्यान रखना आपने, रैशनल भी इरेशनल भी। अब यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, जो नेचुरल नंबर हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स। कैसे याद रखना आपने, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। बस ये ध्यान रखना है। इस रियल के अंदर नेचुरल है, पर नेचुरल के अंदर रियल नहीं भी हो सकता। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो नेचुरल के अंदर रियल नहीं है, ठीक है ना। अब यही आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे होल नंबर की बात की जाए, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे, और ये पहला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का है। अब यहाँ देखिए, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो तो है नहीं, ये तो गलत होगी स्टेटमेंट, ठीक है ना। आगे कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक, अपने ऐसे देखो डायग्राम ऐसे बनाएंगे आप, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, होल नंबर के बाद आपको क्या बताया था हमने, इंटीजर्स, ठीक है ना। और इंटीजर के बाद परिमेय से जो रैशनल नंबर्स, तो आपने ऐसे याद रखने हैं। तो इन्होंने क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है ना, प्रत्येक पूर्णांक, एवरी इंटीजर्स, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक रैशनल नंबर होता है। इसका नाम ये हो सकता है, ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है नहीं, ये परिमेय है और ये पूर्णांक है, ये सारी नहीं है। और प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऊपर से नीचे को एरो पॉसिबल है, नीचे से ऊपर को एरो पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं अभी बता ही रहा था आपको, विच वन इज इरेशनल नंबर, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे 15 आ जाएगा। ये हमारे पास कंप्लीट डेसिमल है, ये भी कंप्लीट डेसिमल है। अब ये डेसिमल कैसा है, इसके पीछे डॉट भी लगी हुई है, और ये रिपीटेड भी नहीं है, देख रहे हो ना। कैसे डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, निम्नलिखित बीजीय व्यंजनों में से कौन सा एक बहुपद है। अब फर्स्ट वाले को प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये है अंडर रूट एक्स प्लस 3, और सेकंड वाला है ये एक्स प्लस 1/x, थर्ड है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और फोर्थ है एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 5। बच्चों देखो, एक्स अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बटे में यानी के, और एक्स की पावर भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों में ये कमी है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात बतानी है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो पावर सबसे बड़ी होती है, जैसे यहाँ एक्स रेज टू पावर 2 है, यहाँ एक्स रेज टू पावर 3 है, यहाँ एक्स रेज टू पावर 7 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 7। तो क्या होगी बहुपद की घात, 7। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, इफ 3 4 लाइज ऑन 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यदि 3 और 4 समीकरण के इस समीकरण पर आलेखित स्थित है, तो आपने ए का मान बताना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो जैसे हमें 3 और 4 दिया है, तो 3 को हम x मानते हैं और 4 को y, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ बच्चों, इसमें हम 3 की जगह, x की जगह सॉरी 3 पुट कर देंगे, और y की जगह 4 पुट कर देंगे। तब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी आती ही होगी। और 3a इज इक्वल टू 6 एंड a विल बी इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2।
तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ सही उत्तर होगा। अगले में देखिए, इन विच क्वाड्रेंट -6 7 लाइज। ये आपको कई बार बताया हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के, सेकंड में पहला माइनस दूसरा प्लस, और तीसरे में दोनों माइनस के, चौथे में पहला प्लस दूसरा माइनस। तो यहाँ पे पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। कौन से में आएगा? सेकंड में। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट हैज, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है ना। चौड़ाई रहित लंबाई होती है या किनारे होते हैं, ये कोई नहीं है जिसका अ पॉइंट हैज नो पार्ट, ये आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में देखिए, व्हाट इज यूक्लिड सेकंड पोस्टुलेट, यानी कि इन्होंने ये पूछा है आपसे कि यूक्लिड की अभिधारणा दूसरी कौन सी थी। बच्चों ये 5th चैप्टर में है और इसकी 5 अवधारणाएं हैं। कितनी है? 5 अवधारणाएं हैं। आपसे सेकंड अवधारणा पूछी है, और सेकंड अवधारणा क्या है उसकी, कि अवधारणा क्या है उसकी, एक रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्या अवधारणा है? एक रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली, ठीक है, या प्रोड्यूस्ड कह सकते हो। अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। लिख के दिखाऊं क्या? लिख देता हूं, चलो। अ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटेड लिख देते हैं, लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि एक शांत रेखा को, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये उसका सेकंड पोस्टुलेट है। 5 पोस्टुलेट हैं, आपने पांचों याद करने हैं। ये व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इफ दिस देयर डायमेंशंस आर 40 24 एंड 32 मीटर। अर्ध परिमाप बताना है हमने, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इन तीनों को प्लस कीजिए, या आपने हीरोन के सूत्र में भी किया होगा, और उसको हाफ कर दीजिए। देखिए इनको प्लस करोगे 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये आ गया 2 से डिवाइड करा, क्या आ गया? 48। 48 मीटर आएगा। देखो आपको पजल करने के लिए उन्होंने मीटर स्क्वायर लिखा है, तो ऑप्शन डी है 48 मीटर। अर्ध परिमाप बताना है हमने केवल। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए, उन्होंने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इफ रेडियस एंड हाइट्स आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली। अगर हाइट और रेडियस दिए हुए हों, और आर जो है रेडियस है, एच हाइट है, तो जो बेलन होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। फार्मूला है आपको डायरेक्ट, 2πr इंटू आर प्लस एच। क्या याद रखना आपने? 2πr इंटू आर प्लस एच, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। नंबर 11, अ साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा आपके पास? 6 इंटू 4 4 जा 16, और 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। देखिए इन फिगर, गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू बतानी है। आकृति में x का मान याद कीजिए। हम देखिए ट्रायंगल क्यू आर टी में बात करते हैं। एंगल 1, मैंने एंगल 1 नाम दिया, इसे 90 डिग्री इन्होंने शो किया है। कहीं पे भी आपको चोंच वाला एंगल मिले वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर एंगल 2 इन्होंने ये 40 डिग्री का दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल क्यू आर टी, ठीक है, एंगल 1
प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। क्योंकि क्या होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180। कितना होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो एंगल वन हमारे पास 90 का है, और टी क्यू आर हमारे पास 40 का है, और दिस वन एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, वी हैव एंगल 50 डिग्री, और ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13th, और 13th में उन्होंने एक बोला है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स। अब देखिए, टू एंगल्स, ये टू एंगल्स हैं इन टू ट्रायंगल्स के, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और ये वाला इसके इक्वल है। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, इसके इक्वल हैं। तो बताइए कौन सा नियम लगेगा, एंगल साइड एंगल, कौन सा, एंगल साइड एंगल। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है। दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि दो कोण और उनके अंतर्गत दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो। तो सर्वांग समता का कौन सी नियम है, एंगल साइड एंगल। और अगर दो साइडें बीच का कोण बराबर हो तो साइड एंगल साइड, ठीक है ना। और आर एच एस हो तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज और साइड, एक भुजा और एक कर्ण, तो वो सर्वांग सम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर है। और बोलते क्या है इसमें, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसका सम इन दोनों के, इसके और इसके दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है, उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद हमारे पास 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, और 15 के बाद 19। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनमें से हमने माध्यक निकालना है। इनको हमने जिस ऑर्डर में लिखा है बढ़ते क्रम में, हम एक लास्ट का काटते हैं, एक पहले का काटते हैं, और इस प्रकार मैं इजी मेथड आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको गलती होने का चांस नहीं होता। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 9 और 11 बच गया, 9 और 11 बच गया, हमने दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, ठीक है। और कितना आ जाएगा हमारे पास, 20/2 यानी कि 10। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि 10 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 10 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। आपने क्या करना, जो बचेगा, अगर दो बचती हैं संख्याएं तो उनका मीन निकालना होता है, वो हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बताना है। बच्चों वर्ग चिन्ह होता है दोनों के सेंटर की संख्या, दोनों के जोड़ का आधा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 310, और 310 का आधा हमारे पास आ जाएगा 155, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये हमारा बच्चों सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में हमने आपको क्या कहा था कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे हमें सारे सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा 105 और 106 को उपयुक्त सर्वसमीकरण से यूज हमने हल करना है। सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। हमारे पास क्या है, 105 और 106। बच्चों हमारे पास सुटेबल आइडेंटिटी कौन सी होगी, पहले हम उसको देखते हैं।
जैसे हमारे पास सपोज कीजिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को हमने अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्र प्लस जो आइडेंटिकल टर्म है, सेम टर्म है, वो लिखते हैं, फिर दोनों का सम और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 100+5 और 100+6 होगा, 100+5 और 100+6। तो हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर जमा 100 और 5 जमा 6 और यहाँ पे 5 गुणा 6। अब 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 प्लस ये 100 इंटू 5 और 6 11 और 5 6 30। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, ये 1100 आएगा और ये 30 आएगा। कुछ बच्चे गलती से इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं छोड़ना बच्चों, इसको आपने आगे प्लस भी करना और आपके पास आंसर आएगा 11,130। ये आपका सही आंसर है। सेक्शन बी का ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब इन्होंने ऐसे बोला है कि ए और बी के मध्य में कोई सी बिंदु है। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच सी बिंदु ऐसे स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध करो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बड़ा इजी सा है, आपको ऐसे लिखना है, देखिए ए बी, अगर हम ए बी के टुकड़े करना चाहें तो हमारे पास ए सी प्लस बी सी बनेंगे, ठीक है। और हमने करना क्या है, यहाँ पे जो प्रूव करने की टर्म है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, ए बी और ए सी। तो आपने यहाँ क्या ध्यान रखना, इन्होंने बताया ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो हमने क्या करना, ए सी की जगह बी सी की जगह हमने ए सी पुट कर देना। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, क्योंकि हमने बी सी की जगह भी ए सी लिख लेना है। तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, और ट्वाइस ऑफ ए सी का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, मीन्स ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3, रेशो 4, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। सपोज पहला कोण x, दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x, चौथा कोण 4x। तो इन तीनों का सम कितना होना, चारों का 360। और इनको सम कीजिए, देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, x बराबर 360 और x बराबर कितना आ जाएगा, 360/10, कट कर देंगे 36 आ जाएगा। तो हमने एंगल्स कैसे बताने हैं, देखिए फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 36, और सेकंड एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 2 इंटू 36 72, और थर्ड एंगल कितने का आ जाएगा, 108, और फोर्थ एंगल कितने का आ जाएगा, 4 इंटू 36 दैट इज 144। ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ, ये चारों कोण हमारे पास यहाँ पर निकल गए। ये हमारा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 22.5, 22.5 का कोण। बच्चों 22.5 का कोण कैसे बनाते हैं, एक दिन मैंने पहले भी कोण बताए थे आपको पिछले प्रश्न पत्र में भी। अब आप देखिए, आपने क्या करना, ये आपके पास 60 का कोण बना, ठीक। सेकंड जो आप चाप लगाते हो 120 की है, इन दोनों के मिड में लगाते हो तो वो 90 का एंगल बन जाता है, ठीक। अब ये जो 90 का कट है, मैं नेमिंग दे देता हूँ, वैसे आपको बताने में दिक्कत रहेगी मुझे, मैं इसको सी पॉइंट देता हूँ और इसको मैंने एल पॉइंट दिया। तो आपने 45 का कोण सबसे पहले बनाना है। देखिए तो आप क्या करेंगे, एक एल से यहाँ से चाप लगाई आपने, एल बिंदु से चाप ये वाली लंबी हो जाएगी, और एक सी बिंदु से चाप लगानी है, ये हमारे पास 45 का कोण बनेगा। इसको मैंने बिंदु दिया, टी पॉइंट दे दिया, ठीक। अब आपने क्या करना, एक पॉइंट चाप टी से लगानी और एक एल से।
एल वाली चाप तो ये है ही, आई रही है लंबी, और एक टी से लगा देनी, तो ये आपके पास 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कि 40, पहले हमने 90 लिया, 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5, तो इस प्रकार हमारे पास 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर इज ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर्स। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो हम पहले सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। 24/2 ये 12 सेंटीमीटर आ गई, और स्लैंट हाइट एल हमें दी हुई है इन्होंने 21 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना, टोटल सरफेस एरिया। फार्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल, तो 22/7 इंटू आर और इंटू आर प्लस एल। अब कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, 22/7 इंटू 12 इंटू 33। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ध्यान रहनी चाहिए बच्चों। 33 को देखो हम यहाँ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 12 3 36 का 6 3 36 और 6 39, और अब 22 के 2 गुना करने के लिए पहले 2 से किया। अगर आपको मेरी गुना में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप बच्चों खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 87/7, 8712/7। इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर लिखना है। देखिए डिवाइड भी कर देते हैं, 7 एकम 7, बच गया 1 17, 7 दूनी 14, बच गए 2 3 31, 7 चौक 28, और बच गए 3 32, 7 चौक 28, फिर बच गए 40, 7 पंजे 35, बच गए 5 50, 7 7 49, तो ये आ गया 1244.57। आपने इसको 57 नहीं बोलना बच्चों, 57 बोलना है मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट गिवन बिलो। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट। इस डाटा को देख के हमने बताना है कि उस बच्चे ने 70% से अधिक अंक कब कब लाए, उसकी प्रायिकता क्या है। देखिए सबसे पहले टोटल यूनिट टेस्ट कितने हुए बच्चे के, 5, 1 2 3 4 5। अब 70% कब है, 1 2 और 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स, 70% से अधिक अंक लाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/5 की हो जाएगी, 3/5। कुछ भी नहीं करना हमने इसमें। देखो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स ये फ्री के हैं, आपने ध्यान से इसको करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेक्शन सी स्टार्ट हो गया बच्चों, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन, √2 को रेखा पर निरूपित कीजिए। आपने क्या करना, एक हमने यहाँ एक पॉइंट लेना 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। आपने 1 पर एक 90 का एंगल बनाना है स्ट्रेट लाइन लेके, और जितनी आपने आर्क यहाँ पे लगाई 0 से 1 तक की, 1 से उतनी ही आर्क आपने इस लाइन पे लगानी, और 0 को इससे मिला देना। इसको मैं बिंदु दे देता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। बी, इसको ए दे देते हैं। ठीक है, आपने ओ ए यानी कि 0 से ए तक की जो लाइन लगाई है, जितनी चाप लगाई है उतनी ही ए से बी पर चाप लगानी, और ओ और बी को मिला देना। अब आपने क्या करना, ओ से बी तक की एक प्रकार खोलनी जितनी ओ से बी तक आए, और ऐसे आर्क नीचे को ड्रा करनी। इसको सपोज करो टी पॉइंट दिया, तो ओ से टी तक की जो रेखा है वो √2 आएगी। ठीक है, टी तक की रेखा क्या आएगी, √2। आपने इसको भूलना नहीं, क्योंकि ओ भी बनी थी ना √2, तो हमने उसको नीचे रेखा पे ड्रॉप कर लिया तो वो टी तक पहुंच गई, तो हमारे पास √2 इस प्रकार रिप्रेजेंट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9th, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 is equal to y minus 3 and represent the solution on the number line और कार्टेशियन प्लेन। समीकरण को आपने हल करना है और इसको रेखा पे भी निरूपित करना है, और दूसरा आपने क्या है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3। आपने y वाली साइड को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर देना, y वाली टर्म को, और बिना y वाली को राइट हैंड पे आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। क्या आ गया आपके पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमने इसको हल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये हमारे पास इजी सा मेथड होता है। हमने एक या दो या चार इसके पॉइंट लेके इसको इजी से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने से आपसे गलती होने का चांस जरा कम रहेगा। यहाँ x, यहाँ y। हमने x की वैल्यू 0 पुट की, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2 और फिर 3। जितनी मर्जी ले सकते हैं, हमें 1 2 3 4 बहुत होती हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कैसे आएगी। देखिए मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे किया 0 पुट। 0 पुट करने से सारा 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट कर दिया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और 2 की वाई एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई, ये 2 आया, माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कट कर देनी, ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक, और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर y की x की वैल्यू, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 2 ज़ा 4, माइनस वाई और ये माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस 4 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये 8 आ जाएगा। और अगर 3 से करें, 3 2 ज़ा 6, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए और ये आ गया हमारे पास 3 और 10। तो हमारे पास ये इस प्रकार एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसको कार्टेन प्रोडक्ट पे, उस पर कार्तिक के तल पे जो है अगर निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, आप उसको भी एक बार मैं आपको समझाता हूँ। और ये x डैश, ये y, ये y डैश। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों देखिए, जो हमें x डैश और y डैश वाली टर्म्स होती हैं उस पर सभी टर्म्स माइनस की होती हैं। ठीक है, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये प्लस वाली, ये भी प्लस वाली। हमने 0 और 4 लेना, यहाँ 0 है और ये हमारे पास 4 आ गया, इस पॉइंट का नाम आ गया 0 और 4। फिर 1 6, ये 1 है और ये हमारे पास 6 है, ये 1 6 आ जाएगा। अगर हमने 2 10 लेना है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, और इस प्रकार अगर मैं इसमें एक माइनस का ले लूँ तो आपको ग्राफ बनाने में मैं आसानी से बता सकता हूँ। कैसे, मैं एक बार y की वैल्यू को अगर 0 पुट करूँ, देखिए अगर y की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अगर इसमें 0 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि -2, यानी कि -2 और 0, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। और बिल्कुल इजीली हम यहाँ से एक ये लाइन इस प्रकार की ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बीच में से जानी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ बनाने में आपने ध्यान रखना है, आपने ये गलती नहीं करनी है क्योंकि आप फुटे से बनाओगे, मैं इसको रफ हैंड से बना रहा हूँ। तो इस प्रकार की लाइन आपके पास यहाँ पर बनेगी। अगला फिर क्या है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको इसी तरह उपयुक्त एक एक लेकर सारणी बना के हमने आलेख बनाना है। आलेख में हम क्या करते हैं, देखिए इसी प्रकार हम यहाँ से ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, हमने पॉइंट्स कैसे लेने हैं, देखिए 1
2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे -1 -2, वही बताया मैंने आपको सारा, -3 -4 और -5। यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास है -2 और 5। अब एक्स एक्सिस पे -2 ये है, यहाँ से 5 ये गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, -2 और 5। फिर है -1 और 3, -1 और -3 ये यहाँ नीचे आएगा, -1 और -3 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर है 0 और 4, 0 और 4 ये वाई एक्सिस पर आएगा, 0 और 4। और फिर है 2 और -3, ये 2 है और ये -3 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 2 और -3। इस प्रकार हमारे पास ये बिंदु बन जाएंगे। इसका नाम हम ए दे देते हैं, ये बी और ये सी और ये डी। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 11th क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू 135 और एम वाई आर ये 40 डिग्री दिया है, तो हमें एक्स एम वाई निकालना है। एक्स कि बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, हमने एंगल एम निकालना है और हमें दिया है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। हम एक बिंदु एम पर, यहाँ में दिया था पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हमने क्या किया, पी क्यू पैरेलल टू ये एम टी बना दिया एक, ठीक है। तो आप देखेंगे एम टी इज आल्सो पैरेलल टू आर एस। अब हम यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिगर एक बार दोबारा बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसका नाम हमारे पास P है, ये Q है, और यहाँ पर हमने कोई बिंदु M लेना है, ये X है और ये Y गिवन है, ये R है, ये S है। इसको हमने एंगल 1 सपोज किया है, इसको एंगल 2 सपोज किया है। एंगल 1 हमें 135 का गिवन है और एंगल 2 हमें 40 का गिवन है। बच्चों हम इसमें करेंगे क्या कि जो हमारे पास एंगल 2 दिया है, इसको यहाँ पे देखिए, इसको हमने 3 मान लिया, इसको 4, हमने 3 और 4 का प्लस निकालना है, तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये कौन से हैं हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये, इन्हें हम एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, एकांतर कोण, ठीक। इसलिए 2 और 4 बराबर हो गए। अब 1 और 3 का क्या रिलेशन है, जो हमारी समानांतर रेखाएं होती हैं उनके अंतः कोणों का योग 180 होता है। पैरेलल लाइंस के इंटरनल जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 में से 135 लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 45। कितना आ जाएगा, 45। और हमने एंगल कौन सा फाइंड आउट करना, एक्स एम वाई, कौन सा निकालना है, एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम और वाई, ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस 45 दैट इज 85। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। ए सी और बी डी डायगोनल हैं। इफ एंगल डी बी सी, डी बी और सी, एंगल 1 मान लेते हैं इसको हम, ये इन्होंने दिया हुआ है 55 का, और एंगल बी ए सी, इनसे आपने फिगर को देख के परेशान नहीं होना है, ये 45 का है। हमने एंगल निकालना है बी सी और डी, ये कंप्लीट एंगल हमने फाइंड आउट करना है, एंगल बी सी डी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैंने इसको एंगल 1 2 3 क्यों नहीं लिया। इसको एंगल 1 2 3 बच्चों मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि मैं आपको यहाँ ठीक से समझा पाऊँ। अब मैंने एंगल यहाँ पे इसको 3 लिया, देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे, ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, ठीक है ना।
क्या है ये, एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो 2 और 3 हमारे पास कितने के होंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे, एक वृत्तखंड के कोण, एंगल्स ऑफ अ सेम सेगमेंट। ठीक, अब देखिए इन ट्रायंगल BCD, अब ट्रायंगल BCD में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल जो हमने निकालना है BCD, मैंने इसका नाम नहीं लिखा है इंटेंशनली, ये 180 हो गया, और एंगल 1 हमारे पास 55 गिवन है, एंगल 3 45 हो गया। हमने एंगल BCD फाइंड आउट करना है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180, और एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 विल बी इक्वल टू 80। तो ये हमारे पास 80 आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच BC इज 4 सेंटीमीटर, एंगल B इज 60 डिग्री, AB प्लस AC इज 7 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक BC लाइन लेंगे 4 सेंटीमीटर, B पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना, फर्स्ट जो आर्क होती है वो 60 डिग्री की होती है, और यहाँ पर कोई बिंदु इसको एक्स सपोज किया हमने, और B से एक 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, इसको बिंदु D लिया और CD को हमने ज्वाइन करा देना। आपने क्या करना, CD का समद्विभाजन करना, सपोज करो ये आपने इसका समद्विभाजन किया और समद्विभाजन वाली लाइन को डॉटेड से मिलाना है। जब डॉटेड से मिलाओगे तो ये BD को कहीं A पर काटेगा, जहाँ पे काटेगा उसको आपने C से मिलाना है। तो आपने ये देख लेना कि AB कितने सेंटीमीटर है और AC कितने सेंटीमीटर है, दोनों का इनका सम अगर आपके पास 7 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन सही है। तो हमारे पास 13th क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स में कंस्ट्रक्शन का आता है। क्वेश्चन नंबर 14th, a slant height of and base diameter of conical tomb are 25 centimeter or 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 पर मीटर 100 स्क्वायर, जो है पर 100 मीटर स्क्वायर है ये, यहाँ पे कितना है ये, पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार के व्यास जो है 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर और 14 मीटर हैं। इनका वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करवाने का खर्च ज्ञात करना है। बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको हम L से डिनोट करते हैं, और वो कितनी दी है हमारे पास, 25 मीटर, और रेडियस ऑफ कोन, शंकु की त्रिज्या, हमें व्यास दिया हुआ है ना, तो हम 14/2 करके 7 मीटर इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक, अब हमारे पास इन्होंने कहा है कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला है, पाई RL। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, R कितना है 7, और L है 25, 7 से 7 कट हो गया, और हमारे पास ये 550 मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब रेट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आएगा, देखिए सॉरी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सफेदी करवाने का खर्च 550 है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर के हैं। इस जीरो से ये ज़ीरो कट कर देनी, और इस जीरो से 550 की ज़ीरो कट कर देनी,
और इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 55 एक 55 का 5 लगा 5, 55 110 और 5 115, तो 1155 रुपये हमारे पास सफ़ेदी का खर्च आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, to know the opinion of the students about the subject, state survey of 200 students was conducted. The data of recorded in the following table, find the probability of like statics। हमने बताना है कि कितने बच्चे जो है सांख्यिकी पसंद करते हैं और कितने बच्चे सांख्यिकी पसंद नहीं करते। ठीक है, हमें सर्वे दिया हुआ है और कितने बच्चे पसंद करते हैं हमने वो निकालना। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक की निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं करना अपने 130 अपॉन 200। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलाइक की निकाल लेते हैं, जो पसंद नहीं करते, 65 अपॉन 200। अगर इसको कट करना चाहें तो आप कट कर सकते हैं। देखिए 5 से कट करेंगे यहाँ पे हमारे पास 27 आ जाएगा और 5 से कट करके 40 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से कट करेंगे 13 आएगा और 5 से कट करेंगे 40 आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। ये आपको 10th में भी इस तरह के क्वेश्चन आने हैं और यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। टर्न डी स्टार्ट हो जाता है। ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन रेशो 12:17:25, इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 12, 17 और 25 के अनुपात में है, तो हम यहाँ क्या लिख, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं, एक 12x, 17x और 25x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ये पैरीमीटर दिया है हमें इन्होंने, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 54x आ जाएगा 12, 17 और इनको ऐड करके, और ये 540x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54, कट करेंगे 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ साइड्स कैसे निकालते हैं हम, देखिए अगर हम यहाँ ट्रायंगल बनाएं और इस ट्रायंगल में इस साइड को हम ए नाम दे दें, ये बी और ये सी, तो ए कितनी होगी 12 इंटू 10 120, और बी कितनी होगी 17 इंटू 10 170, और सी कितनी होगी 25 इंटू 10 250। हमने इनका एरिया निकालना है और हम यहाँ पे हीरोन के सूत्र से इसका एरिया निकालते हैं। देखिए सबसे पहले एस निकालेंगे, एस होता है हाफ पेरीमीटर, तो के कट करके कितना आ जाएगा 540, हमारे पास पेरीमीटर है 270 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ A लिख लेते हैं और ये B ये C इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। नहीं हमारे पास 270, 270 माइनस A 120, 270 माइनस B दैट इज 170, और 270 माइनस C दैट इज 250। यहाँ 250 लिखना रह गया था। उसके बाद देखिए इसमें हम अंडर रूट का साइन भी लगाएंगे, और 270 के बाद अब देखिए 270 ऐसे कैसा, इसको इसमें से लेस करेंगे कितना आ जाएगा 150, और इसको लेस करेंगे 100, इसको लेस करेंगे 20। इजी वे क्या है, सबसे पहले हम इनकी जीरोज को सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें गलती के चांस नहीं आते। 100 को 10 इंटू 10 लिख लिया, इसको 2 इंटू 10, 10 देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 हैं, 5 नहीं चाहिए, हम 4 10 के 2 पेयर बन गए हमारे, एक और ये एक 2, इसको हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लेना है।
आप सबको इकट्ठा करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब 27 है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, 3 × 3 × 3। 15 के फैक्टर बनाए हमने, 3 × 5। ये 10 बाहर चला गया, ये 10 चला गया, ये 10 चला गया, ये 10 चला गया। अब रह गया हमारे पास 2 × 2। हमारे पास 10 भी रह गया था, इसका आ गया 2 × 5, ये छूट गया था। और एक 5 का फैक्टर बन गया और एक 2 का। इसको देखो लिखेंगे, 100 तो हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, एक 3 बाहर आ गया, दूसरा ये 3 बाहर आ गया, एक 5 आया और एक 2 आया। 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 90, और 100 से मल्टीप्लाई कराया गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शनल क्वेश्चन है, रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज इफ इट्स ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर। ये रोम्बस दिया है, इनकी साइड जो है 30 मीटर्स की दी हैं, एंड लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ गेटिंग। सम चतुर्भुजाकार घास के खेत की 18 गांवों को चरने के लिए घास है। यदि यह सम चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो, ये बड़ा विकर्ण है, ये 48 मीटर है, तो प्रत्येक घास को चरने, गाय को चरने के लिए कितने घास की, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चराने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी हम हीरोन के सूत्र से करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप। ये फर्स्ट वाले पार्ट का निकालते हैं। देखिए 30 + 30 + 48 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 108/2, दैट इज 54। इससे ऊपर वाले सम में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये हमारे पास 54 है, यानी कि 54 - 30, 54 - 30 और 54 - 48। यहाँ पे वर्गमूल का निशान लगाना है। 54 ऐसे का ऐसा, इसको लेस करेंगे 24, इसको लेस किया 24 और इनको लेस किया, हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉरी 6 आएगा, यहाँ 16 नहीं, ये 6 आएगा। 24 तो ऐसे कैसा बाहर निकाल देते हैं हम, और 54 के हमने फैक्टर बनाए, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यानी कि 24 × 3 × 6, ये बन जाएगा 6 3 18, 18 चौक 72 का 2 से लगा 7, 36 और 7 43 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया, एरिया ऑफ, अब यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट है ना, 1 और 2, दोनों सेम हैंगे, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, 432 × 2, ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। अब प्रत्येक गाय को जितना क्षेत्र मिलेगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ ग्रास फॉर एवरी काउ कितना होगा, 864 अपॉन काउस कितनी है 18, इसको 18 से डिवाइड कर दो। 18 का टेबल देखो आना चाहिए आपको। 18 4 ज़ा 72 और इसमें 72 लेस करेंगे 14 आएगा, 144 बचा, और 18 8 ज़ा 144, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर एक काउ को एरिया ग्रेजिंग के लिए मिलेगा। ये हमारा 16th का ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाता है। 17th क्वेश्चन फैक्टर बनाने का है, दो पार्ट हैं इसके इन्होंने दिए हुए। फर्स्ट है 27y³ + 125z³
फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पे? फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये फार्मूला यूज़ होगा। और ये बन जाएगा हमारे पास 3y का क्यूब, और ये बन जाएगा 5z का क्यूब। ये a मान लो, इसको b मान लो। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को प्लस में और फिर पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल। यह आ जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक प्लस में और एक माइनस में। आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चों, तो आप कर पाओगे। इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, तो क्या करना आपने, एक बार दोनों को प्लस में लिखना और एक बार दोनों को माइनस में। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी में एक अथवा में क्वेश्चन और है, और में 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z स्क्वायर माइनस 18xyz। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब 8x क्यूब का क्या बन जाएगा, 2x होल क्यूब। ये y का होल क्यूब बन जाएगा। और 27 का क्या बन जाएगा, 3z होल क्यूब। क्योंकि अगर हम 27 के फैक्टर बनाएं तो क्या बनते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3x का होल क्यूब बन जाएगा। माइनस 18xyz यहाँ पे है, इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना है। आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। अब फार्मूले में कन्वर्ट कीजिए, पहले तीनों को प्लस में लिखना, ठीक, फिर तीनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लिखना। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, और ये y का स्क्वायर और ये 3z का स्क्वायर, फिर तीनों का अलग अलग इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x, ब्रैकेट बंद। ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, इसका स्क्वायर कीजिए 4x स्क्वायर, ये y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6xz। ये हमारे पास 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz के फैक्टर आ जाएंगे। ये हमारा बच्चों 18th क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 17th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 18th अब यहाँ करेंगे हम। 18th में है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, के समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए हमने ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल में यहाँ पे हमने एक नाम दिया इसको ए बी सी, और हमने क्या करना है, ए से डी पर एक बाइसेक्टर इसका हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, और इसको हमने पॉइंट दे दिया डी। अब देखिए हमें दिया क्या है, यानी कि गिवन ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है।
हमने सिद्ध करना है, हमने सिद्ध क्या करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमें टू प्रूव है। अब ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल ए सी डी में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे। और कंपेयर में क्या करते हैं, देखिए हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है, ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बाइसेक्टर लिया था, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है, रचना के द्वारा हम इसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है हमने, AD जो है वो हमारे पास कॉमन वॉल है दोनों के लिए। AD क्या है, ये हमारे पास कॉमन है, ये इनमें, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या होगा, एंगल दिस वन इज इक्वल टू एंगल दिस वन, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसको बोलते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल्स प्लेस्ड इन द गिवन बिलो। यहाँ पे इसके डेसिमल्स की वैल्यू दी हुई है पाई की। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। यहाँ पे पाई की वैल्यू दशमलव स्थानों तक दी गई है, इसको आपने 0 से 9 के बीच में इसका टेबल बनाना है। उसको देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे टेबल बनाया, और टेबल में सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेंगे, अंक, यानी कि डिजिट्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम मिलान चिन्ह, यानी कि टैली मार्क, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी। बच्चों आपने करना कैसे होता है, देखिए यहाँ लिखेंगे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमने यहाँ देखना है कि 0 कितनी बार है, देखिए 1 और 2, तो हम यहाँ 2 मार्क लगाए और यहाँ पे 2 लिख लेना। इसी प्रकार हमने 1 देखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 आपने पांचवी लाइन नहीं लगानी, ऐसे लाइन लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। उसके बाद 2 चूज करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए 1 3 2 3 4 5 और 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 निकालने हैं, 1, उसके बाद 2 3 4 4 आ गए, 1 2 3 4। उसके बाद मैंने 5 गिनने, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 ये 5। उसके बाद 6 गिनिए, 1 और 2 3 और एक ये 4, 1 2 3 4। उसके बाद 7 गिनने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास 7 हो। अब 8 गिनने हैं, देखिए हमने 1 2 3 4 5, 5 बार 8 हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख लें। अब 9 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4, ये 5 6 7 8। अब हमें कैसे पता लगेगा हमारा क्वेश्चन गलत है सही? इनको सबको जोड़िए। देखिए 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 5 42, 37 और 5 42 और 8 50। इन्होंने 50 बोला था तो हमारे पास टोटल 50 आ गया। इससे हमें पता लगेगा कि हमारा टेबल सही बनाया। उन्होंने पूछा सबसे अधिक बार कौन आया है। अब आप यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, यानी कि 3 और 9 डिजिट ऐसी हैं जो सबसे अधिक बार आई है। और सबसे कम टाइम कौन सा आया? ज़ीरो। वो केवल 2 टाइम्स आया। तो ज़ीरो जो है सबसे कम टाइम आया, 3 और 9 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।